हेलो दोस्तों, तो सुबह के 8 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम अपने अगले सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। फिजिक्स के अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसके पहले की वीडियो में हमने 800 प्रश्नों को कवर कर लिया है। हम अपनी अगली वीडियो, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी व अन्य सभी आरआरबी के एग्ज़ामों, एएलपी, ग्रुप डी पर आधारित क्वेश्चन हैं। इनमें हम सभी प्रीवियस ईयर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि इनको देखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के नज़रिए से। एग्ज़ाम को यदि समझना है, एग्ज़ाम को फोड़ना है, तो आपको इनसे होकर ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्हें छोड़ के जाएंगे तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता ही नहीं होगा, क्वेश्चन का तरीका नहीं पता होगा। तो फिर वही हालत हो जाएगी कि आपको फिर दोबारा आएगी तो मैं क्रैक कर लूँगा। लेकिन क्या गारंटी है कि फिर दोबारा आएगी तो आप उतनी मेहनत करेंगे? जब आप पहली बार मेहनत नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो दूसरी बार कैसे मेहनत करेंगे? कौन कहेगा कि आप मेहनत करेंगे? तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 801 नंबर कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि क्या होता है हो? तो तापमान घटता है, बढ़ता है, या वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं? तो कुचालक होते हैं, तभी तो ऊष्मा नहीं निकलने देंगे। तो यही हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ए इसका सही जवाब हो जाता है। इसीलिए गर्मी में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? उष्णता का कुचालक मतलब ऊष्मा का कुचालक हो तो कौन है? लकड़ी आप जानते हैं कि ऊष्मा का कुचालक है, कहीं भी रख दीजिए, लकड़ी ऊष्मा को आर पार नहीं जाने देगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है? तो यह अत्यधिक ऊष्मा का रोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब अंदर की जो प्लेट लगी होती है वह किसकी लगी होती है? तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का लगा होता है, जो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और जल्दी से हीट करता है अंदर की वस्तु को, जिससे वो माइक्रोवेव ओवन में पक जाता है जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो चालक पूछ रहा है, तो देखिए माइका, बेकेलाइट, शुष्क वायु, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दिख रहा है कि अच्छा चालक है, बाकी तो कोई नहीं था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालन सुचालक बनता है? मतलब कोई वस्तु विद्युत का सुचालक कब बनता है, किन किन परिस्थितियों में? तो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत का सुचालक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के कारण, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक क्या हो? चीनी मिट्टी का बर्तन होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो टंगस्टन, एल्युमिनियम, निकिल ये सब हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही जवाब है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो विद्युत आवेश का सुचालक कौन होगा हो? तो सुचालक के लिए यहाँ पे कागज, पानी दिख रहा है और तांबा ही हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी कुचालक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम कैसे हैं? तो ये विद्युत के अच्छे सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी क्या है? विद्युत के अच्छे सुचालक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। इस याद रखेंगे। क्या होगा? किसी वस्तु की ऊष्मीय चालकता सामान्यतः तापमान बढ़ने के साथ घटेगी ऊष्मीय चालकता, याद रखिएगा। बी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि के इज इक्वल टू 1 में टी होता है। तापमान बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो देखिए पहला में तांबा दिख रहा है लास्ट में, फिर दूसरा में नहीं कोई है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ऊष्मा का चालक हो, सब कुछ चालक है, तो यही सही जवाब होगा। अगला देखते हैं
कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो कौन ऊष्मा का कुचालक होता है? तो पीबी और एचजी, मतलब कि लेड मतलब शीशा और एचजी मतलब पारा। तो यही क्या है? तो ऊष्मा के कुचालक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है वो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है वह क्या होता है तो प्रतिरोधक के रूप में, संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अब हम लोग किस पे क्वेश्चन देखेंगे? तो किरचॉफ स्टीफन का लॉ एंड न्यूटन के शीतलन नियम पर। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। आप जानते हैं कि काला ऊष्मा का अवशोषक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख होगा। तो क्या होगा हो? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तापमान और जो शीतलन में रिलेशन होती है। यदि तापमान बढ़ेगा तो शीतलन घटेगा और शीतलन बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। यही ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट पे। कह रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो क्या कहलाता है वो? तो उसे हम कहते हैं गलनांक। गलनांक पे क्या होता है? वह पिघलकर द्रव बन जाता है। अगला कह रहा है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्वथनांक कहते हैं। याद रखेंगे, किस अवस्था में? तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो क्वथनांक नहीं, हिमांक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, क्योंकि क्वथनांक पे तो उबलने लगेगा। हिमांक बिंदु से कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि 200, अगला क्वेश्चन 817 नंबर, कि 557 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? तो गैसीय होगी, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि पानी का क्वथनांक है, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आपने पता किया? वही वाला फार्मूला, C/F=F/5 = F-32 वाले फार्मूले पे रख के लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा। या तो दूसरी भाषा में बस इतना याद रखिए कि हमको फ़ारेनहाइट में क्या कर देना है। तो इसको पानी का क्वथनांक आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यदि 100 दिया नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो आएगा कितना? 212 फ़ारेनहाइट। वैसे ऐसे क्वेश्चन को याद रख लिया जाता है कि पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसे कारण को क्या कहते हैं? तो एक्सपेंशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में क्या होता है? तो 100 जोड़ देंगे, क्योंकि केल्विन में 273 होता है और उसमें 100 जोड़ देंगे तो 373 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो द्रव उबलना शुरू कर देगा क्वथनांक पे। उसके क्वथनांक पे क्या होगा? द्रव उबलना चालू कर देता है। पानी का क्वथनांक बिंदु है तो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता एवं वाष्पीकरण से क्वेश्चन, रिलेटिविटी, ह्यूमिडिटी एंड वेपोराइजेशन पे। तो कह रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है तो कब होता है? समस्त तापमानों पे। ऊपर दिया हुआ है जितने तापमान, संगलन ताप पर, क्वथनांक बिंदु पर, हिमांक बिंदु पर, इन सभी पर वाष्पीकरण चालू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक सतही घटना है तो सतही घटना वाष्पीकरण है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। मतलब एक सतही मतलब एक तरफ से उड़ता है पानी, तो वाष्पीकरण में ही उड़ता है ना। कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन में जल रखा है, गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है, तो वाष्पन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वाष्पोत्सर्जन भी दिया है लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पन के कारण, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह काम करता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल को वाष्पीकरण सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में तरल को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग करके क्या उसे करता है? तो वाष्पीकृत करता है रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि पंखे से हमारे पंखा की हवा बहने से हमारे शरीर की जो गर्मी होती है वो जल्दी से क्या होती है? वाष्पीकृत हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, ए हमने गलत टिक कर दिया। हमारा पसीना क्या होता है? वाष्प बनकर जल्दी से उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बी पे टिक कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सतही घटना है? अभी आपने ऊपर देखा था, कौन सी घटना है वो? वाष्पीकरण की घटना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी तरल में समान मात्रा में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो धीमी किसकी होगी? तो वाष्पीकरण की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्वथनांक संघनन हिमांक नहीं, वाष्पीकरण सामान्य गति से होगा किसी समान मात्रा के तरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अब हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, मतलब गतिकी पे आधारित क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक केतली है, इलेक्ट्रिक आयरन है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें प्लग और स्विच की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो तो बचाने के लिए लगते हैं, तापन उनमें कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती, तो किससे संदर्भित नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर ए, थर्मल ऊर्जा का मापन। इसका सही जवाब क्या होगा? थर्मल ऊर्जा का मापन, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, तो क्या होता है? तो याद रखेंगे कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, ऊष्मा प्रवाह की समय पर आधारित न हो। ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखें, सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए सी सही इसका जवाब है। कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम यह बताता है, तो क्या बताता है? शून्यवान नियम के लिए जान लेंगे कि मान लेते हैं यह एक पिंड है और यह एक दूसरा पिंड है और यह तीसरा पिंड है। तो कह रहा है कि यदि एक एक वाला पिंड और दो वाला जो पिंड है, यदि वे दोनों संतुलन में है, या ऐसे कह दे कि ये दोनों पिंड क्या है? संतुलन में है। किससे? तो ये दोनों तीसरे वाले से संतुलन में है, तो अपने आप में भी ये क्या होंगे? संतुलन में होंगे, अर्थात ताप में इनमें समानता पाई जाएगी। यही है शून्यवान नियम। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमारा है? डी है। कह रहा है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है, तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होंगी। हाँ, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही यह है कि पहले क्या होता है? तापमान। कह रहा है कि जब जल का विशिष्ट आयतन जब जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि पहले बर्तन का प्रसार होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले घटेगा, आयतन घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। मतलब जब आप गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है? पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बर्तन प्रसार होगा, लेकिन आपको दिखता नहीं है, तो इसीलिए पहले घटता है फिर बढ़ता है। यह आपने 11वीं में पढ़ा होगा, आपको नहीं याद होगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, तो एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। कह रहा है कि जिसका तापमान लिया जाना है, उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो विकिरण अवरक्त पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं, तो किस पे पहुंचते हैं? तो समान तापमान तक। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक कह रहा है कि
एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया सममितीय कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें आयतन स्थिर रहता है तो मतलब समान रहता है, तो सममितीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दाब आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एंट्रोपी, एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि वो उष्णता या ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर उसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। अगला कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण को नियम से जानते हैं? तो ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम को के रूप में जानते हैं? तो वह होगा हमारा प्रथम नियम। प्रथम नियम को ही हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। कह रहा है कि का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो किसका हो? तो थर्मोस्टेट का। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि एक आदर्श गैस समीकरण के लिए निम्नलिखित एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा जब तापमान टी दिया गया हो? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सी पी इंटू डेल्टा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सी पी इंटू डेल्टा। सी पी जो क्या होता है? ऊष्मा क्षमता की स्थिर दाब पर, जो ऊष्मा की क्षमता होती है वो स्थिर दाब पर, और टी टेम्परेचर आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी और डेल्टा टी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे। कह रहा है कि ऊष्मा संतुलन या हीट बजट क्या है? तो हीट बजट है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे। मतलब जो पृथ्वी पर ऊष्मा आती है उसे अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच जो संतुलन होता है उसे ही हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं, हीट बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो एंट्रोपी को दूसरा नियम परिभाषित करता है। ठीक है, दूसरा नियम याद रखेंगे। यहाँ पे तीसरा भी परिभाषित करता है लेकिन दूसरा याद रखेंगे। तीसरा थोड़ा सा परम शून्य ताप से रिलेटेड है, इसलिए दूसरा वाला याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शून्यवां नियम ऊष्मीय संतुलन के नियम पर आधारित है, तापमान को परिभाषित करता है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण और आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम एंट्रोपी से संबंधित है और एंट्रोपी को परिभाषित करता है तथा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताता है। और जो तीसरा नियम है, यह तीसरा नियम एंट्रोपी से संबंधित है। यह परम शून्य ताप और एंट्रोपी को परिभाषित करता है। प्रथम नियम को ऊर्जा का नियम और एंथैल्पी पर आधारित नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा प्रथम नियम को। अब चलते हैं हम लोग अगले सेगमेंट पे, अर्थात जो हमारा है वह वेव है। अब हम लोग तरंग को देखेंगे, तरंग पे आधारित क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक्स किरणें होती हैं, याद रखना है आपको। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कही जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी हो, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, तो बैगनी हो जाएगा इसका सही जवाब डी। कह रहा है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। कह रहा है कि जब अभिकथन है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। फिर कह रहा है कि कारण बता रहा है कि वेग इज इक्वल टू आवृत्ति और गुणे तरंग दैर्घ्य। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों सही कहाँ दिया हुआ है। तो दूसरा देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी यही इसका सही जवाब हो जाएगा, याद आपको रखना है। ठीक है, अर्थात वेग आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल होता है। जब वेग स्थिर रखें हम और तरंगदैर्घ्य आधी कर दें हम तो क्या होगा? आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी, तभी तो बराबर होगा दोनों। ठीक है, इसमें आप रख के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माध्यम। माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी तैयारी को नई ऊंचाई प्रदान करते रहें और तैयारी धीरे धीरे ही सही लेकिन कंटिन्यू करते रहिए। आप रुकिए मत,
क्योंकि आज यदि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है किसी कारण, तो आप किसी अन्य विषय को कवर करिए। उस टाइम में रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि पसंद हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपसे हम पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने कर्म कर रहे हैं। आपसे आप अपने गुरु के लिए एक ऐसे ही कदम चाहिए जिससे वह भी मोटिवेट हो, जिससे वह भी एक अच्छी राह पर बढ़ सके। बताइए, मोटिवेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। सोचिए, आपसे पैसे मांगता तो उसमें आपको सोचना पड़ता, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक यू। यहीं तक हम लोग चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।